नमस्कार। एस्ट्रो इंजीनियर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के ऊपर कुछ ज्योतिषीय चर्चा करेंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कुछ महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर्स और उनके अपकमिंग टाइम्स, एट द सेम टाइम जो इलेक्शन चल रहा है उसमें उनका क्या फ्यूचर दिखता है। तो जो हमने इस वीडियो में कंसिडर किया है उनमें महाराष्ट्र का हॉरोस्कोप, शरद पवार जी का हॉरोस्कोप, देवेंद्र फडणवीस जी का हॉरोस्कोप, एकनाथ शिंदे जी का हॉरोस्कोप, अजित पवार जी का हॉरोस्कोप, उद्धव ठाकरे जी का हॉरोस्कोप और एक सरप्राइज है जो मैं इस वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करूंगा कि वो एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बन सकती है इस इलेक्शन में। अब ये सब बर्थ डिटेल्स इंटरनेट से ली गई है और काफ़ी हद तक ऑथेंटिकेटेड लगती है बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स। सबसे पहले महाराष्ट्र की कुंडली से। महाराष्ट्र की कुंडली 1 मई 1960 रात को 12 बजे के आसपास फाउंडेशन चार्ट है, पर मुझे ऐसा जब मैंने टाइमिंग्स थोड़ा मैच किया मुझे नहीं लगता वो एकदम से 12 बजे का चार्ट है। वो 12 बजे के काफ़ी देर बाद का चार्ट है, क्योंकि उनके टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कुछ बाद के से अलाइन हो रहे। बट एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर है कि महाराष्ट्र का चार्ट धनु लगन का चार्ट है, बहुत मजबूत। हंस राजयोग, वक्री, शनि वक्री, दोनों प्लैनेट वक्री। सेकंड हाउस खाली। थर्ड हाउस में मंगल केतु, ये एक अंगारक दोष टाइप है जो काफ़ी एक्सप्लोसिव इवेंट्स देता है। फोर्थ हाउस में बुध नीच के, बट नीच भंग हो रहा है गुरु से जो लग्न में है। फिफ्थ हाउस सूर्य और शुक्र वेरी स्ट्रॉन्ग, सूर्य उच्च के, शुक्र अपने एक्सप्रेसिव भाव में है, पूरे क्रिएटिविटी के भाव में, इसलिए जो इंडिया की क्रिएटिव इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश मुंबई में ही किया। सेवेंथ हाउस मून बहुत अच्छा है, एट्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, सो कुछ ना कुछ इश्यूज इसके साथ एज ए स्टेट इसके साथ चलते रहेंगे। नाइन्थ हाउस राहु, ओके, नॉट अ गुड पोजीशन, बट राहु का डिस्पोजिटर फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्टेड है, इसलिए राहु भी बहुत मजबूत पोजीशन में हो गए। तो महाराष्ट्र को दशा चल रही है केतु की, जो लगी फरवरी 2024 में। आप इसको मार्च भी समझ सकते हैं या जनवरी समझ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा। और केतु की दशा अब ये 2031 तक, 7 साल की दशा ये 2031 तक रहेगी। यह एक रियल में बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम है एज ए स्टेट फॉर महाराष्ट्र, क्योंकि केतु थर्ड हाउस में है, मंगल के साथ में है, केतु का डिस्पोजिटर लगन में है। केतु थर्ड हाउस में अच्छे हैं, बट मंगल के साथ उनका कंजंक्शन अच्छा नहीं है, मंगल 12th लॉर्ड भी है। तो जो इंस्टेबिलिटी इन द स्टेट जो दिख रही है वो बहुत ज़्यादा विजिबल है अब स्टेट में, और ये कंटिन्यूसली विजिबल रहेगी। तो एज ए स्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में तो मुझे आने वाले कुछ सालों में तो दिख नहीं रही। स्टेबल इन द सेंस की वन पार्टी या टू पार्टी रूल, ये सब मल्टी पार्टी कंजंक्शंस होते हुए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे चीज़ें चलती रहेगी एटलीस्ट टिल केतु की दशा हो। आते हैं इलेक्शंस के ऊपर कि अब जो इलेक्शन का टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अब दशा में महाराष्ट्र को केतु में शुक्र की दशा चल रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस कीजिए। शुक्र की अंतरदशा चल रही है केतु की महादशा में। ये वीडियो जरूर थोड़ा लंबा होगा, बट आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र का आने वाला भविष्य क्या दिख रहा है, राजनीतिक भविष्य कौन सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और कौन हो सकता है महाराष्ट्र का होने वाला मुख्यमंत्री। वृश्चिक लगन की कुंडली है शरद पवार जी की, और लग्न में बुध और सूर्य है, केतु पंचम में है, गुरु शनि चंद्रमा छठे भाव में है। शनि की साढ़े साथी लगेगी अगले साल मार्च के बाद। 11वें भाव में राहु कन्या राशि के बहुत ज़्यादा मजबूत, 12वें भाव में शुक्र तुला राशि के बहुत मजबूत, और मंगल 12वें भाव में है। लग्न का मालिक मंगल वृश्चिक लग्न में 12वें भाव में तुला राशि में। तो ये एक प्लानिटरी पोजीशन है जिसमें सूर्य बुध, सूर्य बहुत मजबूत, राहु बहुत मजबूत, शनि बहुत मजबूत,
क्योंकि छठे भाव में हो गए, तो शत्रु इनके सामने धीमे धीमे ये शत्रु हंता हो जाते हैं और अपने शत्रु को समाप्त करने लग जाते हैं। ये शरद पवार जी के नेचर में भी है। वृश्चिक लगन होने का मतलब ये है कि ये इनको आप टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के जैसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी स्टैंड ले। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चलता है, तो ये महादशा इनके लिए अच्छी जाएगी एटलीस्ट टिल मई 2025। तो मई 2025 में, और ये शुरुआत हुई इनको जुलाई 2022 के बाद, जब वो अ, एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद से इनका टाइम पीरियड कंपेरेटिवली बेटर होना शुरू हुआ। और हमने लोकसभा इलेक्शंस में भी देखा इनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब बुध में शुक्र की अंतर्दशा मई 2025, यहाँ तक इनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। इवन उसके बाद भी ठीक बोलूँगा, क्योंकि 10th लॉर्ड सूर्य लग्न में आके बैठ गए, तो कुछ पॉलिटिकल नेम और फेम कॉन्स्टेंटली देते रहेंगे। और जब बुध में राहु लगेंगे 27 के आसपास, या आप समझ लीजिए 2028 के आसपास, तब से इनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। और डाउनफॉल तो इवन मैं आपको 2025 में भी इनका दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये शनि की साढ़े साथी के फर्स्ट फेज में आ जाएंगे। तो ये दशा पॉजिटिव है, साढ़े साथी नेगेटिव है इनके लिए। उस केस में ये है कि दशा सेकेंडरी रोल प्ले करेगी, करेगी ज़रूर, बट साढ़े साथी प्रोमिनेंट होते हुए इनके लिए अब एक पॉलिटिकल डाउनफॉल चालू होगा 2025 के बाद। और इनको अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। अब ये मरकरी की महादशा जो 8th लॉर्ड है और शनि की साढ़े साथी, इनके लिए इन लॉन्ग रन आने वाले 5-7 सालों में इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगी, और ये शुरुआत 2025 मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी। शरद पवार जी का हॉरोस्कोप डिस्कस करना इसलिए रिलेवेंट था कि ये एक अच्छा पॉलिटिकल राइज दिखा रहा है इस इलेक्शन में। तो इसका डिस्कशन मैं आगे करूँगा जब मैं एक रिलेवेंट एक पर्सनैलिटी का डिस्कशन करूँगा, जो रिलेवेंट होगा इस इलेक्शन में, इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बहुत। सेकेंड है अजीत पवार जी, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, जो एनसीपी। अजीत पवार जी का जो फैक्शन है, तुला लग्न की कुंडली है और गुरु लग्न में है। 10th और 11th हाउस बहुत ज़्यादा मजबूत है। राहु केतु की एक्सिस 6th और 12th हाउस में वो अच्छी नहीं है, और वहीं पे अभी फिलहाल राहु केतु का गोचर भी हो रहा है। देखी जाए तो ये बुध में राहु की अंतर्दशा में है नवंबर 2025 तक, और इसी राहु की अंतर्दशा में उन्होंने ट्विस्ट लिया, अपनी पेरेंट पार्टी तोड़ी, नई पार्टी बनाई और वापस डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन गए। अब ये अंतर्दशा इनको रहेगी नवंबर 2025 तक। ये पीरियड इनके लिए कंपैरेटिवली ओके है, कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात है नहीं। राहु 8th का रिजल्ट देंगे, इन्होंने एक पलटी मार ली है। अब हो सकता है ये नवंबर 2025 तक दूसरी पलटी भी मार ले। तो कहने का मतलब ये है कि ये वापस अपनी मूल पार्टी में या मूल ओरिजिनल एनसीपी में भी मर्ज हो सकते हैं, ये पॉसिबल है नवंबर 2025 तक। ये भी शनि की साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, जो सेकेंड फेज में है, और वो है गुरु का जो गोचर अष्टम में चल रहा है तुला वृषभ राशि में, वो इनके लिए सपोर्टिव नहीं है। तो इनको एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं होंगे इस ड्यूरेशन में। लोकसभा चुनाव में भी हमने देख लिया, तो और विधानसभा चुनाव में भी इनको एज पर इनकी एक्सपेक्टेशंस वो गेन्स नहीं होंगे या वो सीटें नहीं आएगी। बट ये है कि ये पॉलिटिक्स में रिलेवेंट जरूर बने रहेंगे, क्योंकि भाग्य की महादशा चल रही है इसलिए। अगला हॉरोस्कोप, अगली कुंडली जो डिस्कस करेंगे वो हम करंट दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी की है। देवेंद्र फडणवीस जी का हॉरोस्कोप बहुत मजबूत है, कन्या लगन का हॉरोस्कोप, और लग्नेश 11th हाउस में मंगल और सूर्य के साथ। कुछ चीज़ें इस हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा मजबूत है और कुछ के लिए स्ट्रगल है। चंद्रमा राहु की युति छठे भाव में और शुक्र केतु की युति
12वें भाव में ये अच्छे नहीं है। राहु छठे भाव में अच्छे और शुक्र 12वें भाव में अच्छे, बट चंद्रमा के साथ उनका कंजंक्शन या केतु के साथ युति शुक्र की ये अच्छी नहीं। 11वां भाव बहुत मजबूत है, सूर्य मंगल बुध लग्नेश 11वें भाव में होके ये इनको कांस्टेंट राज्यों की तरफ ही ले जाता है। सेकेंड हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा जुपिटर, क्योंकि ये इनकी वाणी को बहुत प्रभावी बनाता है और इनके पास जो वाक चातुर्यता की जो क्षमता है वो अद्भुत है। जो इनका डाउनफॉल क्यों हुआ 2019 के बाद, क्योंकि दो चीजें एक साथ ऑपरेट करने लगी। 2019 में इनको केतु की दशा लग गई, केतु 12वें भाव में, तो पद से च्युत उनको होना ही था, मतलब उनकी सत्ता जानी थी, उनकी पावर जानी थी। तो एज ए सीएम से डिप्टी सीएम बन गए। ये फर्स्ट इंडिकेशन था केतु की महादशा में। और सेकंड 2020 में जब मकर राशि में शनि आए तब इनको साढ़े साथी प्रारंभ हो गई। अब ये साढ़े साथी के थर्ड फेज में आएंगे मार्च 2025 के बाद में, और दशा वाइज इनको केतु में शनि चल रहे हैं दिसंबर 2024 तक। ये पीरियड इनके लिए वाकई में डिफिकल्ट निकलेगा। इतना गेन्स इस टाइम तो मुझे नहीं लगते कि इतने गेन्स होंगे। सैटर्न इनकी मूल कुंडली में नीच के हैं, नीच भंग भी हो रहा है मंगल और चंद्रमा की प्लेसमेंट से, बट अभी 8th हाउस तो रिलेवेंट रहेगा ही सैटर्न के लिए। तो जब तक केतु में शनि है दिसंबर 2024 से, जो इनको शुरू हुए नवंबर 2023 से, तो लोकसभा चुनाव या इस विधानसभा चुनाव में भी इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और मुझे ये एज ए सीएम एटलीस्ट टिल दिसंबर 2024 तक विजिबल नहीं होते। तो पोजीशन परफॉर्मेंस ओके, खुद अपनी सीट तो निकाल लेंगे, बट बीजेपी के लिए ये कुछ ज़्यादा कर पाए, एज ए सेक्रीफाइस मोड में रहेंगे ज़्यादा अच्छा है। एज ए पावर गेनिंग अथॉरिटी या डोमिनेंस अभी फिलहाल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि सैटर्न इनको वो अथॉरिटी तो नहीं देंगे। सेकेंड इज ओके, बट फर्स्ट जो सीएम वाला जो चेयर है वो अभी फिलहाल इनसे दूरी नज़र आ रही है। न फरवरी 2025 से, या समझ लीजिए मार्च 2025 से, जब ये सैटर्न की साढ़े साथी के थर्ड फेज में आएंगे या उतरती हुई साढ़े साथी में आएंगे, और उस वक्त इनको केतु में बुध की अंतर्दशा चल रही होगी, उस वक्त से इनका पॉलिटिकल कैरियर वापस राइज करना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये है, समझ लीजिए 4 महीने का, 3 महीने कम से कम फडणवीस जी के लिए डिफिकल्ट है। 3 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी पॉलिटिक्स में अगेन एक वेरी रिलेवेंट फिगर है, महाराष्ट्र में है और हो ही जाएंगे, और इनको पावर अथॉरिटी वापस मिल सकती है। हो सकता है सेंटर में चले जाएं, या सीएम वाली रेस में क्या होगा ये तो इस इलेक्शन के तो डिस्कशन में मुझे जो इंडिकेशन है मैं क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद में जो होता है। पर ये है कि फरवरी 2025 के बाद ये व्यक्ति इरिलेवेंट नहीं रहेगा, ये बहुत स्ट्रांग होकर उभरेगा। कि शनि के साढ़े साथी इनको जाते जाते बहुत कुछ दे जाएगी, और बुध की अंतरदशा इनके लिए वापस नए ओपनिंग्स खोलेगी, क्योंकि ये बुध की महादशा में ही पहली बार सीएम बने थे महाराष्ट्र के, और पूरे 5 साल गवर्नमेंट चलाई थी। तो फरवरी 2025 या समझ लीजिए नया साल 2025 फडणवीस जी के लिए तो बहुत खुशियां लेके आएगा, पर फिलहाल ये 2 महीने इनके लिए मुश्किल। अब जो नेक्स्ट रिलेवेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है उनमें उद्धव ठाकरे जी का हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप, वो है कन्या लगन का हॉरोस्कोप जो देवेंद्र फडणवीस जी का था। और कुछ चीज़ें इस हॉरोस्कोप में बहुत अजीब सी है, अजीब सी इन द सेंस कि गुरु वक्री, शनि वक्री, बुध वक्री, लग्नेश वक्री होकर दशम भाव में बैठ गया, मतलब राज सत्ता के डिसीजंस ये बहुत गलत लेंगे। समझाने वाले जो होंगे, जो सामने से देख रहे हैं गुरु या शनि, जो इनके सपोर्टर्स या इनके जूनियर्स या इनके सीनियर्स इवन, उनकी ये सुनेंगे नहीं, और वहीं से इनकी गलतियां शुरू हो जाएगी। क्योंकि गुरु बकरी मतलब आपके सीनियर्स बकरी, शनि बकरी मतलब आपके सपोर्टर्स या आपके जूनियर्स। ये भी जो आपको सलाह दे रहे हैं वो सब एक जैसी है, और वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका लग्नेश खुद बुध बकरी है। तो
ये डिसीजंस, इनकरेक्ट डिसीजंस के कारण ये बहुत सफ़र करेंगे। इनको जो चीज़ ध्यान देनी है कि एज अ क्रिटिक, एज अ क्रिटिक्स आप किसी को इग्नोर नहीं करें, उनके जो फीडबैक सजेशंस हैं वो अंदर ही अंदर कंटेम्पलेट करें, सोचें और अपने डिसीजंस लें, तो आपका पॉलिटिकल फ्यूचर बेटर हो सकता है। मरकरी की मरकरी 10th हाउस में एक राजयोग भी है अपनी ही राशि में, और सूर्य शुक्र 11वें भाव में बढ़िया, चंद्रमा और राहु 12th हाउस में अगेन माइंड के ऊपर बहुत स्ट्रेस और गलत डिसीजंस की तरफ लेने के जो नेचर है वो बहुत वापस परमानेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी राहु का प्रभाव है और गुरु का प्रभाव भी वक्री होते हुए पड़ रहा है ना चंद्रमा के ऊपर। शनि की दशम दृष्टि लग्न पर जा रही तो इंसान को जिद्दी बना देती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करता है, और जब ठोकर खाता है तब उसको रियलाइज हो जाता है, बट तब तक टाइम निकल जाता है। अब दशा पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर में, गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा जो इनको अप्रैल 2024 से शुरू हुई, तो लोकसभा चुनाव में इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। चंद्रमा इस लग्न के लिए तो 11वें भाव के मालिक होते हुए 12वें भाव में बैठे हैं, तो एटलीस्ट चंद्रमा इनके लिए एक फेवरेबल पोजीशन जरूर है, फेवरेबल प्लैनेट है, और चंद्रमा की अंतर्दशा इनके लिए तो अच्छी निकलने वाली है, कुछ कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस इन द सेंस कि मैं ट्रांजिट की पोजीशन बता रहा हूँ, केतु और शनि 6th हाउस में एक साथ है, तो इसी केतु शनि के कंजंक्शन में, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और वहाँ पे केतु बैठे हैं, तो इसी सैटर्न के केतु के कंजंक्शन से उनकी फर्स्ट टाइम एज ए सीएम वो अचानक ही उनसे, उनके हाथ से सत्ता खींच ली गई या चली गई, ये उनको ध्यान देना पड़ेगा। गुरु की पोजीशन 9th हाउस में बहुत मजबूत है, मंगल 11वें भाव में बहुत मजबूत, बुध और शुक्र, सूर्य 3rd भाव में ट्रांजिट के बुध और सूर्य ये बहुत मजबूत, तो ओवरऑल ये पीरियड उद्धव ठाकरे जी के लिए तो बढ़िया है। 15 अगस्त 2025 तक का समय वाकई में इनके लिए अच्छा है, और ये लोकसभा चुनाव में जैसी परफॉर्मेंस की थी वैसी परफॉर्मेंस मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सैटर्न के कारण आया, बट कुछ इनकी परफॉर्मेंस इनकी एक्सपेक्टेशन जैसी नहीं, पर बेटर ही होगी, क्योंकि समय इनका थोड़ा बेटर है फडणवीस जी के कंपैरिजन में। अब सबसे सरप्राइजिंग हॉरोस्कोप जो मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि ये पर्सनैलिटी महाराष्ट्र के इस टाइम के इलेक्शन में रिलेवेंट नहीं हो सकती, वो है सुप्रिया सुले जी का हॉरोस्कोप। केतु में शुक्र महाराष्ट्र की कुंडली में चल रहे हैं, और वीनस जब प्रोमिनेंट हो जाता है किसी के भी चार्ट में, उस टाइम फीमेल की एंट्री उस उस ड्यूरेशन में उस देश या राष्ट्र या राज्य के लिए रिलेवेंट हो जाती है पॉलिटिक्स में, और वही मुझे सुप्रिया सुले जी के चार्ट में नजर आ रहा है। सुप्रिया सुले जी का चार्ट सिंह लगन का है, और 10th हाउस में 11th का लॉर्ड बुध बैठा है, और लग्नेश खुद 11वें भाव में, तो लाभ भाव में सूर्य का प्लेसमेंट लग्न लॉर्ड का होते हुए एक मजबूत प्लेसमेंट है। चंद्रमा पंचम में है धनु राशि में, तो फायर एलिमेंट कुंडली में बहुत ज़्यादा है। केतु और राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, 2nd हाउस और 8th हाउस, तो इसलिए सुप्रिया सुले जी अगर रिलीजियस डिस्कशंस करेंगे या स्पिरिचुअल डिस्कशंस करेंगे तो अच्छा, पर अगर वो पॉलिटिकल डिस्कशंस या एज अ पॉलिटिकल शूट पॉलिटिशियन मैं उनको नहीं देख पाता, क्योंकि केतु साथ में है गुरु के, तो वो उनसे कुछ ना कुछ एज अ पॉलिटिकल लैंग्वेज में गलती करवाएंगे, और वो उनके लिए सफ़र करना पड़ेगा उनको। बट फिलहाल जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है वो जुपिटर में मरकरी की अंतर्दशा, मतलब गुरु में बुध की अंतर्दशा, बुध दशम भाव में, और रतन दशम भाव में होते हुए भी वो उनका राशि तुल्य नवमांश में वो लग्न में आ रहा है, उनको उनको लग्न का फल देता है, इसका मतलब एक एलिवेशन पॉसिबल है, उनका पॉलिटिकल एलिवेशन इस ड्यूरेशन में पॉसिबल है। गुरु पंचम के लॉर्ड है, 8th के भी लॉर्ड है, तो अचानक से कुछ सडन राइज इनका पॉसिबल है सितंबर 2026 तक, और स्पेशली इस टाइम ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि
शनि सप्तम में अपने घर से गोचर कर रहे हैं, गुरु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो सैटर्न और गुरु का गोचर ये बहुत पावरफुल है। लग्नेश का गोचर 15 नवंबर के बाद में चौथे भाव में हो जाएगा मंगल के साथ। तो ये अपने आप में एक राजयोग टाइप क्रिएशन हो जाएगा, जब आपका फिफ्थ लॉर्ड और लग्न लॉर्ड आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, और सेवंथ का लॉर्ड खुद के घर में बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, क्योंकि सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये चीज़ लगी कि सुप्रिया सुले जी का हॉरोस्कोप बहुत एनर्जेटिक या बहुत पावरफुल हो रहा है इस ड्यूरेशन में। तो हम इनको कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ सीट्स का इशू ऐसे हुआ कि कुछ न कुछ किसी को क्या करना, किसी को क्या करना, और इन द एंड शरद पवार जी का हॉरोस्कोप मजबूत, सुप्रिया सुले जी का हॉरोस्कोप मजबूत, तो हो सकता है अगर महायुति की सीटें बहुमत के आसपास नहीं पहुंची, तो सुप्रिया सुले जी कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर द सीएम पोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसलिए इन पर्सनैलिटी को इग्नोर करना मुझे इस इवन वो लोकसभा की सांसद है, बट विधानसभा में भी इस ड्यूरेशन को इग्नोर करना मुझे नहीं लगा। इसलिए मैंने एक सुप्रिया सुले जी का चार्ट डिस्कस किया, एनालाइज किया, और आपके सामने उस वीडियोस को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उनके हॉरोस्कोप पर। अब लास्ट में चीज़ रह गई महाराष्ट्र के करंट सीएम एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी का हॉरोस्कोप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास उनका एग्जैक्ट एकनाथ शिंदे जी का करेक्ट टाइम नहीं है मेरे पास, जो इंटरनेट पे मिले बहुत वेरिएबल टाइम्स है, और उनमें से जो दो रिलेवेंट एरीज असेंडेंट मेष लगन और वृषभ लगन के हॉरोस्कोप्स ज़्यादा मिले, और जो मैं समझ रहा हूँ वो मेष लगन की पर्सनैलिटी ज़्यादा है एज ए नेचर। तो और वो उनके आइडियोलॉजी को ज़्यादा क्लोज करता है, क्योंकि चंद्रमा और केतु 9th हाउस में धनु राशि में आ जाते हैं, तो वो आइडियोलॉजिकली कट्टर छवि वाले नेचर हो जाते हैं अपने धर्म को लेके। और जो उनका पास्ट नेचर रहा है वो मेष लगन से ज़्यादा रिलेवेंट है। तो इस कारण से मुझे ये हॉरोस्कोप मेष लगन का ज़्यादा लगा कि उनका टाइम ऐसा होना चाहिए, जो नॉर्मली 12 बजे के आसपास का टाइम है, 9 फरवरी 1964 का, और 12 बजे के आसपास का जन्म है, तो वो मेष लगन बन रहा है, और सूर्य दशम भाव में मंगल के साथ मंगल रोचक योग बना रहे उच्च के होके। तो सूर्य मंगल बुध की युति 10th हाउस में बहुत पावरफुल, शनि 11 भाव में कुंभ राशि के और जो गोचर में भी आज वही है, वेरी पावरफुल। 12th हाउस में गुरु अपने ही भाव के अच्छे हैं, शुक्र वेरी पावरफुल एक्सॉल्टेड। तो कुंडली में राहु 3rd हाउस में वेरी पावरफुल, केतु 9th हाउस में वेरी पावरफुल। तो यूँ देखा जाए तो ये हॉरोस्कोप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है। जो भी रिलेवेंट पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो गए या उद्धव ठाकरे जी हो गए, अजित पवार जी हो गए, इवन शरद पवार जी हो गए, इन सबसे ज़्यादा मजबूत हॉरोस्कोप एकनाथ शिंदे जी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजयोग, महापुरुष, पंच महापुरुष योग, ये सब इनके अंदर, और एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स, ये सब इनके अंदर रिफ्लेक्ट, इस हॉरोस्कोप पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये हॉरोस्कोप अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हॉरोस्कोप। दशा वाइज राहु में केतु की दशा फरवरी 2022 में ख़त्म हुई, और फरवरी 2022 से जब इनको राहु में शुक्र की अंतर्दशा लगी, तो इनका पॉलिटिकल राइज होना सडनली बहुत तेज शुरू हो गया, और हमने इनको जून 2022 में मुख्यमंत्री बनते देखा। अब वो पीरियड राहु में शुक्र का पीरियड, राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा फरवरी 2025 तक चलेगी, और ये उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। जहाँ चीज़ें मुझे इस हॉरोस्कोप में ट्रांजिट्स जरूर है जो इनको थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मंगल का गोचर 4th हाउस में, और राहु केतु का गोचर 12th और 6th में, और सूर्य का गोचर 15 नवंबर के बाद जो 8th हाउस में होने वाला है, पंचम का लॉर्ड अष्टम में, और ये बुध छठे भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है।
तो कंपटीशन का लॉर्ड 8th हाउस में, ये एक जो ट्रांजिट है जुपिटर सेकंड हाउस में, ये अच्छा है। ट्रांजिट है ये इनको इतना फेवर नहीं कर रहा है जो पिछले एक 6 या 8 महीने का ट्रांजिट है, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में है और शनि 11th हाउस में है। 11th हाउस का सैटर्न तो अच्छा, बट जो गुरु सेकंड हाउस में है और जो करंटली मार्स का ट्रांजिट है 4th हाउस में नीच का मंगल, ये अच्छा नहीं है इनके लिए। तो इस इस डिस्कशन को ऐसा समराइज किया जाए कि शिंदे जी का टाइम बहुत, हॉरोस्कोप बहुत मजबूत, फिलहाल टाइम मजबूत, इतना मजबूत भी नहीं पर हाँ मजबूत। और अब सीएम की रेस में कौन कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज के हॉरोस्कोप पे भी डिपेंड करता है, बट उसमें से भी कांग्रेस का टाइम कंटिन्यूसली वीक चल रहा है और बीजेपी का टाइम एज पर अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने आरएसएस के साथ की है लोकसभा चुनाव के बाद, इससे उनको केतु का साथ मिलना शुरू हो गया और वो एक पॉलिटिकल राइट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। और बीजेपी इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सीएम फेस कैसे बनेंगे, क्योंकि फडणवीस जी का और उसको तो वो स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। अब एज ए समरी में इसको कैसे प्रेजेंट करूं कि आपके सामने कि कौन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर फेस है फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो सबसे वीक अजित पवार जी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी, फिर उद्धव ठाकरे जी, फिर सुप्रिया सुले जी, और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग फेस, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो महाराष्ट्र की सीएम बन सकती है या वापस बन सकती है, वो एक नाथ शिंदे। अब रिजल्ट क्या होगा वो 23 नवंबर को क्लियर होगा। तो ये एनालिसिस जो महाराष्ट्र के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का किया मैंने, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का, और एट द सेम टाइम महाराष्ट्र के खुद के महाराष्ट्र का निटल हॉरोस्कोप को अलाइन करते हुए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।